हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी जो लास्ट वीडियो थी फाइनेंशियल रेशियो से रिलेटेड उसकी आज टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल रेशियो की पहली टाइप जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लेकिन इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे मैं उनका आपको एक रिकैप दे देती हूँ। हमने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर फाइनेंशियल रेशियोज को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल रेशियोज क्या होती हैं, कौन यूज करता है और क्यों यूज की जाती है। इसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल रेशियोज का कुछ फ्रेमवर्क पढ़ा था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज कर सकते हैं, उसका एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, वर्टिकल एनालिसिस था, ट्रेंड लाइन एनालिसिस था और लास्टली इंडस्ट्री कंपैरिजन था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन सारे एनालिसिस का एक ओवरव्यू दिया था और बताया था कि ये क्या होते हैं। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में ये सारे एनालिसिस हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इन एनालिसिस से आए गए रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ताकि आपको प्रैक्टिकली अंदाजा हो कि कंपनी की जो फाइनेंशियल डाटा है उसको कैसे एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करके उसका एक फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि कुछ टाइप्स थी फाइनेंशियल रेशियोज की, जो कि आज के हमने इस वीडियो में स्टार्ट करनी है पहली टाइप से। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था जितनी भी टाइप्स थी फाइनेंशियल रेशियोज की, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी थी, आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज थी, आपकी एफिशिएंसी रेशियोज थी, आपकी वैल्यूएशन रेशियोज थी। तो कुछ रेशियोज थी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, जिनका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं रेशियोज को। आगे आने वाली वीडियोस, और अगर आपने लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो लास्ट वीडियो वॉच लाजमी करें और आगे आने वाली वीडियोस को भी आपने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी, जिसमें हम प्रैक्टिकली डाटा का एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे, एक्सेल पे भी और कैलकुलेट मैनुअली करके भी। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और आगे आने वाली वीडियोस में भी मुझे आपका इंतजार रहेगा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉपिक जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या है। Profitability ratio is a financial metric that helps you understand how well a company is generating profits relative to its revenue, assets or equity. प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड से ही हमें पता चल गया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी में हम बेसिकली देखते हैं कि कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक फर्म का जो मेन गोल होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना और अपने शेयर की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। अब ये दोनों टास्क कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है? ये टास्क कंपनी तभी परफॉर्म कर सकती है जब उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर रही होगी। प्रॉफिट ज़्यादा कैसे जनरेट करती है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटर्न लेकर आते हैं, जब उसके रिटर्न्स जो हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं। और रिटर्न्स कब मैक्सिमाइज होते हैं? जब वो अपने फंड्स को या अपने एसेट्स को फुली यूटिलाइज करती है, जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन सिंपल वर्ड्स यही होता है कि कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू, एसेट्स और इक्विटी। अपने रेवेन्यू, एसेट्स और इक्विटी को देखते हुए, उनको फुली यूटिलाइज करते हुए कितने प्रॉफिट्स उसके अंदर से जनरेट कर रही है, इसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। रेवेन्यू कैसे आता है? रेवेन्यू हमारे पास सेल्स के थ्रू आता है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हमारे पास होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइक मशीनरी हो गया, आपका कोई प्लांट हो गया, आपकी कोई लैंड हो गई। और करंट एसेट्स मतलब कि आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, जो कि जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये सारे एसेट्स बेसिकली आपके हेल्प करते हैं रिटर्न्स जनरेट करने में, आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में। अगर आप इन एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो इनके थ्रू आप रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल,
अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट में अगर हमारी मशीनरी है, मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। जितनी ज्यादा आपके पास मशीनरी होगी मतलब उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी मतलब उतने ही ज्यादा आप सेल करेंगे, जितनी ज्यादा सेल मतलब कि उतना ज्यादा रेवेन्यू, जितना ज्यादा रेवेन्यू मतलब उतने ज्यादा रिटर्न, जितना ज्यादा रिटर्न मतलब कि उतने ही ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स, और एट द एंड जितने ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को अंडरस्टैंड करने का। इसी तरह हम इक्विटी को देखते हैं कि कंपनी ने जो इक्विटी क्या है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इक्विटी के अंदर जो कंपनी की जो कंपनी के अंदर इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, कंपनी जो है वो इक्विटी को किस तरह से यूटिलाइज कर रही है, कहाँ का इक्विटी फंड्स को यूटिलाइज कर रही है जिसके थ्रू वो मैक्सिमम रिटर्न लेकर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज। इट एसेंशियली मेजर्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी मतलब कम इनपुट पे लो कॉस्ट पे, कम इनपुट का मतलब ये भी होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे आप मैक्सिमम आउटपुट या रिटर्न जनरेट करो। ठीक है, कम आपकी कॉस्ट हो, ठीक है, लेकिन आपका रिटर्न और ये आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आए तो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जब कंपनी की कॉस्ट कम होगी, ये तो एक रूल है कि कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो एफिशिएंसी आपकी इस चीज को शो करती है, जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कंपनी के ओवरऑल जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या सही तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं, राइट मैनर में परफॉर्म हो रहे हैं, कंपनी के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं उनसे अलाइन कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब कंपनी के गोल्स से अलाइन करेंगे उसके ऑपरेशंस, तभी वो ठीक तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जब ठीक तरीके से परफॉर्म होंगे तभी मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करने के चांसेस होंगे। सो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखते हुए कंपनी किस तरह से प्रॉफिट्स अपने जनरेट कर रही है, मैक्सिमम जनरेट करेगी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, here's a breakdown in easy wording. Imagine you have a lemonade stand. You want to know if your lemonade business is making a, अब फर्ज करें कि आपके पास एक lemonade stand है, ठीक है, या कोई भी आप बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने किसी भी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यही देखेंगे ना कि आपने जितनी आपकी उसके अंदर कॉस्ट इंकर हुई है उस चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उससे ज्यादा आपका अगर रेवेन्यू होगा, अगर उससे ज्यादा आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेस लें, अगर उसके अंदर आपकी कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए और आपके रिटर्न्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए, यानी जितना आप इनपुट दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने आपको इजी वर्ड्स में डिफरेंट तरीके से भी ब्रेक डाउन किया है एग्जाम्पल, तो आप इस एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हैं, लेमनेड स्टैंड वाली, कि मेन आपका एम होता है कि आपने लो कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है, मैक्सिमम आउटपुट, और मैक्सिमम आउटपुट से मैक्सिमम रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जानने के बाद कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 3 टाइप्स होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। सो पहली टाइप हमारे पास कौन सी आ जाती है? पहली टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। दिस इज द फर्स्ट टाइप, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब हम रेवेन्यू में से, आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हो, ठीक है, यानी वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सेल्स के थ्रू आता है। सेल्स क्या होती है? आप कब किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो? जब वो एंड प्रोडक्ट बन जाता है। तो एंड प्रोडक्ट को सेल करके जो आपके पास आ रहे होते हैं रिटर्न्स, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है कि उस सेल को, जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको बनाने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट तो आपकी इंकर हुई होती है ना। ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं मार्केट के अंदर, आप एक पेन को भी ले लेना, तो पेन को मार्केट में अगर वो पेन फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का है तो उसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई कॉस्ट आई होती है। ठीक है, तो अब उस पेन की प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आती है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचने से पहले की जो कॉस्ट होती है मार्केट में,
प्रोडक्ट को बेचने से पहले जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और वो हमें बता रहा होता है कि हमने रेवेन्यू के अंदर से, मतलब जो आपकी टोटल रेवेन्यू है उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं, जो आपका जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। जब आपके रेवेन्यू में से आपका प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस हो जाता है, आपका कॉस्ट एक एक्सपेंस है वो माइनस हो जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट बचता है वो कितना है। सो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आपको यही बता रही होती है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर में से जब आपने उसको सेल किया, सेल करने के बाद जब उसमें से आपने उसकी कॉस्ट को माइनस किया तो आपको कितना पैसा बच रहा है। ठीक है, फर्ज करें, इसके एग्जांपल में देती हूँ, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 20 रुपए का पेन मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है, ठीक है, वो फर्ज करें 10 रुपए की है, तो प्रॉफिट मेरा, मैंने मार्केट में कितने का सेल किया, 20 रुपए का, तो कॉस्ट मुझे कितने की पड़ी, 10 रुपीज की पड़ी, तो 20 माइनस 10, ठीक है, कितना बन गया, 10 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ रहा। तो जो 10 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में वो पैसा है जो मेरे पास आ रही है, ये मेरा रिटर्न है, ये मेरा प्रॉफिट है, जिसकी हम अभी पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी, ये है मेरा रिटर्न। यानी कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा होता है रेवेन्यू में से, जब कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसका जो पैसा पीछे बच रहा होता है, जो रिटर्न आ रहा होता है, वो एक्चुअल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तब डिटर्मिन करते हैं जब हम उसकी कॉस्ट में से, उसकी जो रेवेन्यू में से उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू में से वो माइनस कर देते हैं, तो हमें बता देता है कि हमें कितना पैसा सेव हुआ है, कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया है अपने टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल रेवेन्यू से, तो आपके पास क्या आ जाता है, ग्रॉस मार्जिन रेशो। जितना ये रेशो ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका फर्म प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स को या मार्केट को एक सिग्नल जाएगा कि आपकी कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी जो कॉस्ट है वो इजीली कंपनी मैनेज कर रही है, उसके रेवेन्यू के अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो इजीली मैनेज हो रही है। अगर ज्यादा होगी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, इसका मतलब है कि रेवेन्यूज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि कॉस्ट हायर है और रेवेन्यूज उसके निस्बत कम है, तो ये एक बैड सिग्नल होता है मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स उन्हीं फर्म्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो जिनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है वो ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंड रेशियो, क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेम से ही पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट में से जब आप जो नेट प्रॉफिट है उसको आप रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या होती है, अब नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि आप रेवेन्यू में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको जब माइनस कर दें तो एंड में आपके पास एक नेट प्रॉफिट आता है, या वो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करें। नेट प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो टोटल प्रॉफिट आ रहा होता है नेट प्रॉफिट की फॉर्म में, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, सो अब जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से आपका इंटरेस्ट भी माइनस हुआ हुआ होता है, आपकी टैक्सेस भी माइनस हुए हुए होते हैं, आपकी डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस हुई हुई होती है। मतलब जितनी भी जो आपकी कॉस्ट होती है एक्सपेंसेस की, टैक्सेस की, ठीक है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर अर्निंग बिफोर, ये सारी जो टैक्सेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, डेप्रिसिएशन होती हैं, ये सब माइनस करके जो एंड कॉस्ट, जो एंड पे आपके पास एक वैल्यू आती है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। मतलब सारे इन चीजों को माइनस करके कंपनी के पास कितना बचे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी अगर मार्केट में काम करे तो उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पे करना पड़ेगा, उसको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, उसको अपने कुछ फिक्स एसेट्स की उसकी डेप्रिसिएशन भी हो रही होगी, वो कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। तो उन सब कॉस्ट को माइनस करने के बाद कंपनी को कितना बच रहा है टोटल रेवेन्यू में से, टोटल सेल्स जो वो कर रही है, सेल्स के बाद जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू में से कंपनी को टोटल कितना बच रहा है आफ्टर पेइंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, तो वो सारी कॉस्ट माइनस करके कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये बताती है
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी को एंड पे, एट द एंड कंपनी के पास टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट्स को माइनस करके, जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है उनको माइनस करने के बाद कंपनी के पास कितना बच रहा है, ठीक है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि घर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने के बाद, ठीक है, आपके इंटरनेट के बिल पे करने के बाद, ठीक है, आपके और एक्सपेंसेस, राशन वगैरह, आपके जो मंथली राशन आता है, ठीक है, आपके बच्चों की स्कूल फीस पे करने के बाद, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपका जो एंड पे जो आपकी अर्निंग्स का जो कुछ हिस्सा बच रहा है वो आपको बेसिकली रिटर्न हो गया ना। सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो एंड पे आपको बच रहा है वो आपका रिटर्न है। बेशक आप उसको सेव कर दें, बेशक आप उसको आगे बिजनेस के लिए सेव कर लें, अपने घर के लिए सेव कर लें, बेशक आप उसको आगे इन्वेस्ट कर लें, बट वो है तो आपका रिटर्न ना। तो वो कितना बच रहा है, तो ये आपको बेसिकली बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। डेफिनेटली उतना ज़्यादा एक मार्केट में सिग्नल जाएगा कि इस कंपनी का जो एंड पे, आफ्टर पेइंग फॉर ऑल द कॉस्ट, जो कंपनी के पास पैसा बच रहा है वो अच्छी अमाउंट में बच रहा है, ठीक है। अगर कम होगा तो एक सिग्नल जाएगा कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं, वो इतने ज़्यादा इनफ नहीं है कंपनी के लिए कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। तो ये एक बुरा सिग्नल होता है मार्केट के लिए। सो लास्टली अब हमारी जो लास्ट रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस के मेन ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस का मेन ऑपरेशन सेल्स है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उसके थ्रू जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो रेवेन्यूज आ रहे हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सिमिलरली कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो उसका जो मेन जो काम है वो प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करके देना कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन से जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी का जो मेन ऑपरेशन है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके आगे सप्लाई करना है। तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या होती है? ये बताती है कि कंपनी के पास कितना जो रेवेन्यू का जो टोटल रेवेन्यू में से, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताती है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी EBIT। इसको हम लोग EBIT भी, यानी वो इनकम जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस नहीं हुए होते। अब अगर वो माइनस नहीं हुए, मतलब अगर वो भी माइनस नहीं हुए, तो वो हमारे EBIT है, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो EBIT के अंदर से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मतलब कि अगर अभी उसने अपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किए, अपने टैक्सेस वगैरह भी पे नहीं किए, तो पे करने से पहले यानी कंपनी के पास कितना परसेंटेज जो है प्रॉफिट की, इन सारे टैक्स, इन सारी कॉस्ट को पे करने से पहले कितनी कॉस्ट। अभी नेट प्रॉफिट में हमने पढ़ा कि पे करने के बाद, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो कितना आ रहा है, उसमें से कितना आप सेविंग कर रहे हो। इसमें है कि पे करने से पहले कितना कंपनी को बच रहा है, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं कंपनी के पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग EBIT बोलते हैं, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? नेट सेल्स के थ्रू, ठीक है। नेट सेल्स मतलब कि जो टोटल आपकी जो सेल्स हो रही हैं, ठीक है, जो टोटल आपकी सेल्स हो रही हैं, ठीक है, उससे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका कितना जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो आपके पास, या रिटर्न्स की आपके पास, कंपनी के पास आ रही है बिफोर पेइंग इट्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दोनों में यही डिफरेंस है, उसमें आप इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने के बाद एंड पे जो टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल जो सेविंग आप कर रहे होते हैं या टोटल रिटर्न्स जो आपको मिल रहे होते हैं प्रॉफिट की फॉर्म में, वो देखते हो। इसमें आप तब रिटर्न्स देख रहे होते हैं, प्रॉफिट्स तब आप अपने कैलकुलेट कर रहे होते हो जब आपने इंटरेस्ट और टैक्सेस पे नहीं किए होते, ठीक है।
सो इस रेशियो से बेसिकली हमें पता चलता है कि कंपनी अपने मेन ऑपरेशंस के थ्रू, मतलब कि कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है, मेन ऑपरेशन जो उसके मेन, ये बेसिकली बताता है कि आपके जो मेन ऑपरेशंस हैं, जो कंपनी के जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं, वो कितने एफिशिएंट है, उनकी कितनी ज़्यादा पावर है प्रॉफिट जनरेट करने में। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं, इसका क्या काम है, इसका काम है रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करके देना। अब आप देखना चाह रहे हैं कि इसका जो मेन बिजनेस ऑपरेशन है, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करना, वो मेन बिजनेस ऑपरेशन कितना प्रॉफिटेबल है, इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आया वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करके उसको आगे सप्लाई करने से इनफ प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है या नहीं, यानी कि मेन बिजनेस ऑपरेशंस क्या इतने एफिशिएंट हैं कि उनसे इनफ प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है। और इससे हम ये भी देखते हैं कि इतना देखें, अगर इन ऑपरेटिंग यानी जो आपके मेन ऑपरेशंस है उससे आप अगर इनफ प्रॉफिट जनरेट करेंगे, डेफिनेटली तभी आप आगे जाके बाद में इंटरेस्ट और टैक्सेस को पे कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट और टैक्सेस को पे करने के लिए भी ये देखा जाता है कि इस कंपनी के पास क्या इतनी एबिलिटी है कि वो अपने ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट जनरेट कर ले कि आगे जब उसको इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने पड़ जाएं और पे करने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचे वो इतनी सफिशिएंट हो जिससे पता चले कि हाँ, इस कंपनी के मेन ऑपरेशंस में इतनी पावर है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को, टैक्सेस को या और भी जितनी कॉस्ट होती है उनको इजीली मैनेज कर सकता है। सो ये थी आपकी मेन और रेशियोज जो हमने आज पढ़नी थी, डिस्कस करनी थी। ये है एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। बेसिकली जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, जिसमें सबसे पहली रेशियो हमारी मार्जिन रेशियोज होती है। मार्जिन आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि कितना मार्जिन है इसमें, मतलब कि कितना इसमें आपके लिए बच रहा है, कितना आप इससे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्जिन रेशियोज में हम देखते हैं कि कंपनी मैक्सिमम कितना प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट कर सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पे इनकम स्टेटमेंट के। फॉर एग्जांपल पहला हमने पॉइंट देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर अगर हम देखें तो कितना कंपनी कॉस्ट को माइनस करने के बाद, ठीक है, अपनी टोटल सेल्स में से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जब कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट के फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में जनरेट कर रही है। फिर हमने दूसरे में देखा था कि नेट इनकम, यानी जो आपकी टोटल इनकम आ गई, नेट इनकम एक्सपेंसेस को, रेवेन्यूज को, एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, तो जितने भी आपकी जो कॉस्ट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गए, टैक्सेस हो गए, उनको माइनस करने के बाद, ठीक है, कंपनी कितना सेव कर लिया, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की फॉर्म में हम नेट इनकम को देखते हुए, जो नेट एंड पे वैल्यू आती है उसको देखते हुए हम बताते हैं। फिर इसी तरह हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा कि ऑपरेशंस जो मेन उसके बिजनेस ऑपरेशंस है उसमें से जो जनरेट कर रही है रिटर्न्स, वो कितने कर रही है इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस करने से पहले। ठीक है, तो ये बताते हैं कि आगे कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि आगे आने वाले इंटरेस्ट और टैक्सेस को वो कितना ज़्यादा पे बैक कर सकती है, और उसके पास उसकी प्रॉफिट जनरेशन की जो कैपेसिटी है, उसके ऑपरेशंस की जो एक पावर है वो कितनी है। ठीक है, सो एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे मैंने आपको शो की है इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपने हमेशा इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करनी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से जो हम सेकंड अपनी जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, वो हम पढ़ रहे हैं रिटर्न रेशियोज। सो आगे आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एंड अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। मैयर करते हैं।